नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफ़ी और आज हम आपसे जिस शख्स की मुलाकात कराएंगे उनका नाम है नितिन रमेश गोकर्ण, यानी कि उत्तर प्रदेश कैडर के वो आईएएस अधिकारी जिन्होंने पुलिस महकमे को भी अपनी सेवाएं दी हैं और उसके अलावा बनारस जैसे महत्वपूर्ण ज़िले के भी कलेक्टर और कमिश्नर रहे हैं। नितिन रमेश गोकर्ण वो शख्स हैं जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और मुस्कुराते हुए उन्होंने पुलिसिंग भी की है और आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के देश के उन चुनिंदा अधिकारियों में है जिसे जनता के बीच भी लोकप्रियता मिली है और सरकार में भी। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन नितिन रमेश गोकर्ण को हर सरकार ने वही महत्व दिया है जिसके वो अधिकारी हैं। तो आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं उनके उन अनछुए पहलुओं को लेकर जिसे जनता जानना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं नितिन रमेश गोकर्ण, वो जिम्मेदारी है प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन, यानी कि उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने और लोगों को बसाने की जिम्मेदारी। तो हम बात करते हैं नितिन रमेश गोकर्ण जी से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मेरी बात सीधी शुरुआत हो रही है कि आप डंडा राज यानी कि पुलिस यानी कि डंडा घुमाते घुमाते प्रशासनिक सेवा में आईएएस बनने की तरफ कैसे रुझान आ गया, जबकि पुलिस में रौब भी था, रुतबा भी था, सारी चीज़ें थी, लेकिन आपने पुलिस की नौकरी को त्यागा, 3 साल नौकरी की, 1987 में आईपीएस बनने के बाद में सीधे प्रशासनिक सेवा का रुझान क्या बचपन से मन में था या कॉलेज टाइम से क्या था? नमस्कार। ये बड़ा अच्छा रोचक सवाल है, क्योंकि कई लोग इसके बारे में पूछते हैं कि दो अलग अलग सेवाएं हैं। आईपीएस का अपना अलग महत्व है और बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस का काम, क्योंकि आप इंस्टेंट जस्टिस आप दे सकते हो कि कोई जिसके खिलाफ गलत चीज़ कोई हुआ हो या किसी की सुनवाई नहीं हो रही हो तो तुरंत आप उसमें एक प्रकार से आप न्याय दे सकते हो। उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसमें वीआईपी सिक्योरिटी भी है, क्राइम कंट्रोल भी है, कई प्रकार के पहलू हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों से इंटेंसली जुड़ाव रहता है। पर ये एक बात थी कि उस समय बहुत यंग एज में चूँकि आ गए थे पुलिस में, तो हमारे कई लोगों ने कहा कि भाई एक यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर मत बनिए। सोचिए कि यदि आपका जो है दायरा बढ़ता हो, मान लो उसमें ये भी एक पहलू है, मतलब आप फील्ड में तो रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर से तो आपका जुड़ाव रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे और हर असाइनमेंट आपका जो भी आईएएस में रहेगा वो आपको एक सीखने का मौका मिलेगा अलग अलग पहलुओं का जो जीवन में है। तो केवल एक ही पहलू मत लेके चलिए, और पहलू भी है और दायरा अपना बढ़ाइए। तो इसी वजह से आईएएस की तरफ रुझान हुआ। आप इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और जाहिर बात है गोल्ड मेडलिस्ट, आपने ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल पाया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल। तो इकोनॉमिस्ट का जो कैरियर है वो आपके सामने था, आप प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स में महारत हासिल करने के बाद में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में ना जाके प्रशासनिक सेवा को चुना। हाँ, ये बात सही है। कई बार मुझे भी अचरज होता है कि मैं इस तरफ कैसे आया, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये था कि हम पीएचडी करेंगे इकोनॉमिक्स में और उसी क्षेत्र में आगे अपने आप को बढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छा खासा उस समय जानकारी और पकड़ थी विषय पर, और इसी वजह से संभवतः बहुत ज़्यादा यूपीएससी की पढ़ाई करनी नहीं पड़ी, क्योंकि अपना बेस जो था सब्जेक्ट का बहुत अच्छा था, तो आसानी से एक प्रकार से यूपीएससी में मार्क्स होकर के इस तरफ आ गए। ये ज़रूर है कि यदि इस दिशा में नहीं आता तो उस दिशा में आज कहीं और होते, इतना ज़रूर है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जब आप छात्र के रूप में अपना अध्यापन कार्य कर रहे थे, तो उस कॉलेज टाइम में कोई ना कोई घटना बतौर छात्र आपको काफ़ी हंसी भी आती होगी, याद भी करते होंगे, ऐसी कोई घटना जो कॉलेज टाइम में आपने की छात्र के रूप में, जब आपके मन में ना आईएएस का कुछ था और ना ही आईपीएस बनने का कुछ था, बतौर छात्र बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आपका? वो थोड़ा सा यूपी और मुंबई के परिवेश में अलग अलग है। यहाँ पर एक बड़ा आम चीज़ है कि जब परीक्षा होती तो वहाँ पुलिस भी होती, कई जगह कई बार पीएसी भी लगानी पड़ती है, और ये यहाँ आने के बाद ही पता चला यूपी में कि भाई एक नकल की एक बहुत ख़राब एक परंपरा कई सालों से कुछ जगह पर ख़ास तौर से बदनाम संस्थाओं में रही है। अब काफ़ी उसमें सुधार आया है, लेकिन उस समय जब 80-90 के दशक में काफ़ी ये प्रचलित था।
वही चीज़ मुंबई में अलग थी। मतलब हम लोग के उसमें जहाँ एग्ज़ाम सेंटर हो या कॉलेज प्रीमाइस हो, उसके आसपास यदि कोई सिपाही भी यही कहीं दिख जाता था तो हम लोग जाके सिपाही से हम खुद जाके कहते थे कि साहब आपको यहाँ अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होगा तो हम लोग छात्र हैं यहाँ के, आप हमें बताइए, हम लोग देख लेंगे उसको। कोई भी गड़बड़ यहाँ नहीं होगा, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। पुलिस लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए, वो हमारे कॉलेज की और हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है कॉलेज की, उसकी बदनामी होती है कि पुलिस हमें यहाँ दिखाई दे। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है। आज भी मैं मार्वल करता हूँ कि कैसे दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कभी बतौर छात्र पुलिस से डर लगा कि पुलिस से टकराव ना हो जाए, हम पुलिस से बतौर छात्र पुलिस से दूरी बनाए हो, भागे हो? क्योंकि शरारतें बहुत करते हैं कोई छात्र। शरारतें तो बहुत करते, ये बात सही है, और मुंबई पुलिस का अपना वर्किंग स्टाइल भी रहा है। हाँ, ये ज़रूर रहा कि एक आध बार राइट्स भी हुए थे मुंबई में, और उसमें उस समय काफ़ी फ्लैग मार्च वगैरह आर्मी का भी हुआ था, तो वो थोड़ा तनावपूर्ण एक माहौल में हम भी छात्र जीवन में उसी एक कर्फ्यू बाउंड एरिया से आना जाना भी पड़ा था। ऐसा झिकझिक तो नहीं हुआ कभी, लेकिन ये बात मालूम था कि पुलिस जो है आपको आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बिना उसके जो है समाज सुरक्षित नहीं है, इतना ज़रूर मालूम था। आप ऐसे शहर के बाशिंदे हैं जहां आपका जन्म हुआ, जिसे कहा जाता है बॉलीवुड, माया नगरी। आपकी पर्सनालिटी भी माशाल्लाह शानदार है, कद काठी, लंबी चौड़ी, खूबसूरत, चेहरे पे मुस्कुराहट। हीरो बनने का नहीं आया कभी फिल्मी लाइन में जाया जाए? ना, उस प्रकार का कोई शौक़ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टेज प्लेज में, परफॉर्मेंसेस में, और उसमें भी कई बार मौका मिला था पार्टिसिपेट करने का। कुछ परफॉर्मेंसेस में भी छोटे मोटे किरदार जो है उसमें भी समय उतना नहीं रहता था कॉलेज जीवन में, लेकिन उसमें भी जहाँ समय मिलता था उसमें पार्टिसिपेट किया था। अरे, जब आपने फर्स्ट टाइम यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था, उस टाइम आपके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं थी? और जब फर्स्ट टाइम बोर्ड को फेस किया तो क्या क्या मन में विचार था कि अब मैं बोर्ड में जा रहा हूँ, सामने मेरा इंटरव्यू होगा, क्या क्या मन में था? एक अननोन चीज़ थी कि भाई ये क्या सवाल पूछेंगे, और हाँ, ये ज़रूर है कि ये पहले इंटरव्यू नहीं थे। मतलब हमारा यूपीएससी का इंटरव्यू मेरा जीवन का पहला इंटरव्यू नहीं था। बहुत सारे इंटरव्यूज़, कई सारे उसमें प्रक्रिया में दे दिए थे, और जॉब ऑफ़र्स भी मेरे पास थे जिस समय यूपीएससी में कर रहा था। 5-6 अच्छे जॉब ऑफ़र्स थे, जो 3-4 गुना जो उस समय एंट्री लेवल था यूपीएससी का या आईएएस का, आईपीएस का, उससे ज़्यादा उसमें नौकरी मुंबई में थी। लेकिन मैं आया यहाँ पर एक अनुभव के लिए था कि यूपीएससी का मेरा क्या अनुभव होगा। और एक जैसे एक गेम आदमी खेलता है, अपने आप से मैं गेम खेलता था कि भाई आज वो सवाल ये ऐसे पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दे सकता हूँ, किस प्रकार से अपने आप को बेहतर दे सकता हूँ। एक प्रकार से अपने आप को बेहतर कराने का एक चैलेंज था वो। अच्छा सर, जब आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से पहले आपके मन में कहीं ना कहीं से विचार आया होगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। अचानक आया था, एक्सीडेंटली आया था, या पापा ने एक टारगेट दिया था, या खुद ने फोकस किया था? कैसे ये विचार उत्पन्न हुआ? ये बड़ा विचित्र है, चूँकि छात्र जीवन के दौरान भी पढ़ाई वो अलग चल रहा था, कोई यूपीएससी फोकस नहीं था उसमें, पर बेस बहुत सॉलिड था। और एक प्रकार से उस समय एक जुनून सा ये भी था कि अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे उसके लिए बैठते थे, तो बैठ करके केवल उसका अनुभव लेना और पूरी उसकी प्रक्रिया में कहाँ तक जाता है वो देखना अपने आप को। कॉम्पिटिटिव कोई ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक सेक्टर में ही हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में भी जो उस समय एड्स आते थे तो उसमें भी बैठ करके अपीयर हो करके, उसमें भी कई सारे जॉब ऑफर्स उसी दौरान मिले भी थे। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि टारगेट यूपीएससी करके चले थे, ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ये वन अमंग्स द मेनी ऑप्शंस आया था। और ये भी है कि मेरा परिवार थोड़ा, मेरे पिताजी भी थोड़े अचंभित हो गए कि भाई तुम यूपीएससी में आने के बाद तुम तो जाने वाले नहीं थे, फिर क्यों अचानक कह रहे हो कि भाई आईपीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब ये भी उनके लिए भी एक सवाल था। आपका ताल्लुक देवभूमि से भी रहा है। सबसे पहले सिविल सर्विस में आने के बाद में आपकी ट्रेनिंग मसूरी में हुई, फिर अल्मोड़ा में आप सीडीओ भी रहे। तो वो एक शांत प्रदेश है, देवों का प्रदेश कहा जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में ट्रेनिंग के दौरान, अल्मोड़ा पोस्टिंग के दौरान उत्तराखंड के बारे में क्या अनुभव है आपका?
मैं ये समझता हूँ कि, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड में जो मैंने नौकरी की, मतलब उस समय तो वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। सीडीओ अल्मोड़ा था मैं करीब 2 साल। ट्रेनिंग भी मसूरी में किया, लेकिन बतौर सीडीओ अल्मोड़ा में मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे अभी तक के करियर का जो फ्रीडम से मैंने काम किया और जो पब्लिक से जुड़ कर के जो काम करने का वहाँ मौका मिला और जो रिस्पांस पब्लिक का मिला, वो अद्वितीय है। और एक शानदार तरीके से उस समय हम लोग लोगों के साथ बैठ कर के काम किया करते थे। मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी यानी बीडीसी की बैठकें हुआ करती थी, और उसमें बीडीसी की बैठक से पूर्व तैयारी होती थी बाकायदा पूरे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का, और जा कर के पूरा पूरा दिन हम लोग बीडीसी में बैठ कर के एक एक विषय में एक एक ग्राम प्रधान से और बीडीसी सदस्य और ब्लॉक प्रमुख से बातचीत करके समस्याओं का निस्तारण और उसके संबंध में जो निर्णय है वो करने का प्रयास करते थे। उसके दौरान बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला। डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स जो हम लोग पढ़ते थे किताबों में, उसकी एक्चुअल जो अनुभूति रही वो पहाड़ों में, अल्मोड़ा में रही, और मैं उसको अभी भी अपने जीवन का बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मानता हूँ। आपकी पोस्टिंग के दौरान इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होना, उसका गोल्ड मेडल पाना, कहीं आपको सुखद अनुभूति दी कि इकोनॉमिक्स से कहीं मदद मिली हो आपके पोस्टिंग के दौरान, जिसे आप मानते हो कि अगर शायद मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता तो शायद ये नहीं कर पाता, ऐसा कुछ? कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते थे जिसमें चॉइस होता था कि भाई आपके पास तो एज अ गवर्नमेंट या एज, उस समय डीआरडीए बहुत सशक्त हुआ करता था, और परियोजनाएं में सुनिश्चित रोजगार योजना इत्यादि में अल्मोड़ा के पास जो परिव्यय था पूरे प्रदेश में सबसे अधिक था। तो एक कंपटीशन होता था हम लोग के दिमाग में कि कौन से प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें, हॉर्टिकल्चर को टेकअप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को टेकअप करें, ग्रीनिंग को टेकअप करें, एनवायरनमेंट को टेकअप करें। तो ये जो एक प्रकार से ट्रेड ऑफ हम कहते हैं, प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ, उसको समझना और कौन सा जो है वो उस परिवेश में फिट बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को रिटर्न दे लॉन्ग टर्म में, वो उसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित रहते थे। वो प्रोजेक्ट्स का चयन भी उसी आधार पे होता था। तो एक डीआरडीए में उस समय एक प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट का भी एक पद होता था, तो उसका बहुत महत्व होता था, और उसी पे चर्चा होती थी प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट के साथ में कि भाई ये प्रोजेक्ट का ये प्लस है, माइनस है, क्या है। ख़ासतौर से जैसे ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स वगैरह के वहाँ पर से अल्मोड़ा में वो तैयार होकर के पूरे दिल्ली और कलकत्ता तक जाया करते थे उन दिनों। टमाटर है और कैप्सिकम है, वो बड़ा फेमस था उस टाइम पे, जो हम लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित भी किया था उसको अनुदान दे करके। तो ये सब चीज़ें उस समय के अनुभव हैं जो कि इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन ग्रास रूट्स पे कैसे हो सकता है, उसका एक अनुभव उस समय मिला था। सर, कॉलेज टाइम में या सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के दौरान किसी से प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर ऐसा कुछ हुआ? लव अफेयर तो नहीं हुआ, हाँ इन्फैचुएशन बहुत लोगों से होता रहा। शादी कैसे हुई? शादी घर के ही लोगों के माध्यम से तय हुई, और जिससे शादी हुई उससे इन्फैचुएशन और लव दोनों हो गया। अच्छा सर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में आपका क्या विचार है? दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। ये मेन चीज़ होता है कि कैसे जो पति पत्नी है एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे को ग्रो करते हैं और साथ साथ शेयर करते हैं अपने लाइफ जर्नी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस मोड़ से आप एक दूसरे के जान पहचान में आए, वेदर पारिवारिक रूप से या लव मैरिज, आपका जो परिवेश है उसमें आपने पाए, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि कई बार लव मैरिज भी ब्रेक हो जाते हैं, कई बार जो अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो दोनों का अपना अपना है। सर, सामाजिक जीवन भी आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, यानी कि आज के दौर के राजाओं वाली ज़िंदगी आपकी है, तो कभी कभी आपको आम जिंदगी जीने का भी मन करता? आम जिंदगी भी जीते हैं एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह, कभी मन करता है, या हर वक्त वीआईपी बने रहना अच्छा लगता है? मैं तो समझता हूँ मैं आम आदमी की तरह ज़्यादा रहता हूँ, इसलिए कि कई बार मतलब भारत सरकार में रहे करीब 12 साल, तो वहाँ तो एक तरीके से आम आदमी का ही जीवन है। जब आप ऑफिस छोड़ करके निकलते हैं तो अपनी खुद सब्जी लेना, अपना खुद सब कुछ करना, अपनी गाड़ी खुद चलाना वीकेंड पे, वो अपने स्तर पर एक अलग है। और इवन इधर भी मतलब कई बार ये होता है कि भाई अपनी गाड़ी और वो सब छोड़ करके अपने परिवार के साथ एक जैसे होता है नॉर्मल परिवेश में आदमी जीता है समाज में, उसी परिवेश को अनुभव करना वो एक रहता है।
आजकल सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं उन लोगों में एक क्रेज़ चल रहा है कि बिफोर रिटायरमेंट वो अपना प्लेसमेंट प्लान कर लेते हैं पॉलिटिक्स में। बहुत से लोग तैयारी करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद में पॉलिटिक्स करनी है, और बहुत से वीआरएस लेके पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो ऐसे विचार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है? अच्छा है यदि कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स में आता है तो अच्छा है, मतलब उसका जो अनुभव रहा है पब्लिक वर्किंग में, वो डेफिनेटली समाज के लिए हितकारी है और होना भी चाहिए। जिसको यदि उसमें रुचि है उसमें जाना चाहिए। अच्छा सर, अब आपकी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में कुछ सवाल रहेंगे कि कभी आपको आईएएस होने का वो सुखद एहसास हुआ हो जो आम आदमी में किसी एक सामान्य परिवार या सामान्य व्यक्ति के लिए आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसे आपको लगा हो कि हाँ मेरा आईएएस होना एक सफल हो गया? ऐसे तो कई बार हुआ है और यही यही एक पहचान है सिविल सर्विसेज में, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, कि आप कितने हज़ारों या कितने लाखों लोगों का जीवन आप बेहतर कर सकते हो। छोटे मोटे डिसीजंस आपको लगते हो लेकिन उस अगले व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। और हो सकता है कि वो मेक और ब्रेक हो उस व्यक्ति के लिए, कि उसका जीवन उससे बन जाए या बिगड़ जाए। आपके लिए बहुत छोटी सी वो चीज़ हो। तो ये ऐसे कई ऐसे मौके आए जिसमें कि मुझे लगा कि हाँ, हम लोग सिविल सर्विसेज में यदि पॉजिटिवली देखें समाज को बेहतर कराने के लिए, तो आप अपने पूरे करियर में 30-35 साल जितनी आपकी करियर है उसमें लाखों लोगों का लाइफ आप पॉजिटिवली आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ केसेस हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? किसी का जैसे मकान किसी ने कब्जा कर लिया, कई ऐसे थे जिनका मकान कब्जा कर लिया, जिस पे कई गलत केसेस डाल दिए गए थे और हुआ था कि भाई वो इनोसेंट है। कई ऐसे मामले हैं, मतलब जब आप उसमें रम जाते हैं तो तब आपको पता नहीं चलता है उसके बारे में। नहीं, ऐसा ऐसा कोई मामला जो दिल को छू गया हो पूरे करियर के दौरान? दिल को छूने वाले कई हैं उसमें। एक आध जो मसला है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के घर के अंदर घुस कर के लोगों ने उसका कब्जा करके उसको बेघर कर दिया था और सारा ज़बरदस्ती उसे लिखवा करके उसके मतलब पूरा एक तरीके से उसको सड़क पे ले आए थे। तो उसको वापस उसको रिस्टोर कराना पंचायत ही के माध्यम से कि भाई अल्टीमेटली दोनों को उसी परिवेश में रहना है। तो ये बहुत एक बड़ा एक चैलेंज था कि दोनों एक तरीके से सशक्त लोग हुआ करते थे, उसमें एक थोड़ा पीछे हो गया बैकफुट पे, एक आगे बढ़ गया, यही इसमें बातें थी। पर ये अच्छा रहा कि फाइनली सेटलमेंट करा करके जिसका जो हक बनता था उसको फिर उसको रेस्टोर कराया गया। तो वो केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का एक तरीके से घर बस गया। सर, आजकल एक चर्चा हर जगह होती, किसी का काम नहीं होता तो वो कहता भ्रष्टाचार हावी है, कोई कहता फला अधिकारी भ्रष्टाचारी है, विभाग में भ्रष्टाचार। आप क्या मानते हैं ये भ्रष्टाचार होता क्या है, क्या चीज़ है? लोगों के मन में भ्रष्टाचार शब्द घर कर गया है, तो किस तरीके से ये उत्पत्ति आप मानते हैं और कैसे इसका निवारण संभव है? देखिए, जहाँ डिस्क्रिशन है वहाँ यदि किसी ने नहीं किया तो आपको लगता है कि भाई ये भ्रष्टाचार की वजह से, मैं हो सकता है कि मैंने नहीं दिया इस वजह से नहीं हुआ, ये हो सकता है कि एक उसका पहलू हो। दूसरा है कि भाई उसने अपना काम आउट ऑफ टर्न और जल्दी करा लिया, मतलब वहाँ लंबी लाइन लगी है और वो अपना जो है प्रायोरिटी पे उसको उसने कर लिया। ये इश्यूज़ रहते हैं जहाँ पर भी डिस्क्रिशन है। लेकिन जहाँ पर डिस्क्रिशन नहीं है, और आजकल आईटी टूल्स काफ़ी हद तक उसमें बढ़ कर के आ रहे हैं, जहाँ डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज होता था वो काफ़ी हद तक वो उसका लिमिट्स कम कर दिया है। तो ऐसे माहौल में धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोअर लेवल पे जहाँ जहाँ पे भी डिस्क्रिशन लोग एक्सरसाइज करते हैं वहाँ ये समस्या आज भी काफ़ी हद तक बरकरार है, जिसको कि टेक्नोलॉजी ही एक सॉल्यूशन है जिससे हम उसको ख़त्म करें। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं आवास विभाग के आप प्रमुख सचिव हैं, पहले पीडब्ल्यूडी में रहे। पीडब्ल्यूडी में रहते हुए आपने 20,000 करोड़ से बड़ी योजनाओं को एग्जीक्यूट कराया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले। सड़कों का जाल बिछाने में आपका महत्वपूर्ण रोल रहा। अब आपके पास जिम्मेदारी है आवास की, यानी कि लोगों को छत देने की जिम्मेदारी है, जो मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है।
तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर शख्स को, हर परिवार को एक आवास मिले, लेकिन पिछले 5 साढ़े 5 सालों से आवास विभाग की कोई योजना नहीं आई। गाज़ियाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, पूरा उत्तर प्रदेश देख लें तो इस तरफ कुछ फोकस किया? क्योंकि आपका जो इतिहास रहा, पीडब्ल्यूडी में जो जाल बिछाया उत्तर प्रदेश में, वो एग्जीक्यूशन आप ही कर पाए थे। अब आवास में क्या कर रहे हैं? ये चैलेंज है जब से ये नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया है। पहले लैंड एक्विजिशन करा करके लैंड बैंक प्राधिकरण अपना बढ़ा करके और उसको फिर अलॉट करके एक वो साइकिल बना हुआ था। चूँकि अब लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो इस वजह से कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स अब बहुत कम रह गए हैं, जिसको कि आप एक्वायर 4 गुना दे करके, आप एक्वायर करके कंस्ट्रक्ट करके आप यदि फिर उसको देते हैं तो वो फिर जो आपका कॉस्ट निकलता है उससे आप किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ आप उसको मैच नहीं कर पाते। तो इस वजह से अभी हम लोग उसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, जो प्रक्रिया है, और उसको हम लोग ले जाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स टाउन प्लानिंग स्कीम्स, जो कि गुजरात या महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से जो चल रहा है। उसके लिए एक नए एक्ट की हम लोग प्रयासरत हैं कि उसको ले आया जाए और यहाँ पर लागू करें, जिससे कि लैंड एक्विजिशन में होता यह था कि काश्तकार को आप पैसा दे करके उसका स्टेक आप ख़त्म कर देते थे। टाउन प्लानिंग स्कीम में यह है कि उसको आप भागीदार बनाते हो किसान को, और जो भी डेवलप होगा उससे विन विन दोनों को होता है, प्राधिकरण को भी होगा और काश्तकार की जितनी ज़मीन है उसकी वैल्यू जो है कई गुना उसको वापस मिलेगी। भले ही आपको लगे कि भाई 1 एकड़ से मुझे जो है कम मिल रहा है, यदि मेरा पहले x था तो x माइनस वाई मुझे मिल रहा है, लेकिन x माइनस वाई की वैल्यू 3 गुना होगी x के वैल्यू से, तो दोनों को ये विन विन है। तो इस दिशा में अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जिससे कि जो मेन जो बॉटलनेक है लैंड बैंक का, वो यदि एड्रेस हो जाए तो उसके बाद से कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश भर में हम उसको करा पाएंगे। शहरी नियोजन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं, और आपको जिम्मेदारी लिए हुए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो ओवरऑल हम अगर स्टेट की बात करें उसमें ट्रैफिक जाम और एनक्रोचमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो क्या आपने शहरी नियोजन के तहत ऐसा कुछ प्लान किया कि बहुत लोगों अपने सड़क पर रैंप बना लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, तो इस तरफ कुछ ठोस योजना, पॉलिसीगत कोई योजना? देखिए, प्रॉब्लम हमारे शहरों का क्या है कि जो लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे अनरेगुलेटेड अनप्लान्ड कॉलोनीज़ विकसित हो रहे हैं, या ओल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ था, गांव से वो शहरीकरण हुआ था उसका, उन इलाकों में जो आप कह रहे हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम प्रचलित है। और मैं मानता हूँ कि चूँकि कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान डेवलपमेंट, जैसे आप देखेंगे गोमती नगर है या नोएडा है, प्लान सेक्टर करके उसको डेवलप कराया गया, लेकिन यदि ये नहीं होता तो शहरों की स्थिति और हमारी बदतर होती। तो कुछ शहरों में जहाँ जहाँ ये नहीं हो पाया है, वहाँ शहरों की हालत वास्तव में कठिनाई का है। तो ये जो अभी बात हो रही कि टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स को डेवलप कराना, ना कि हर एक को छोटे छोटे प्लॉट्स पर पूरा उसको डेवलप कराना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये जो प्रक्रिया है इसको हम अभी तेज़ी से लागू करने का प्रयास करेंगे। वैक्यूम में लोगों का जीवन नहीं होता है, मतलब जिसको आवास की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आवास तो अपना बनाएगा ही। सवाल यह है कि जो गाइडलाइंस है उसके तहत वो बनाए, वो ज़्यादा बेहतर है, और प्लान्ड रूप से डेवलप हो तो शहर भी सुंदर हो और लोगों को आवास भी सस्ती मिले। तो आपकी समस्या का समाधान के लिए प्राइवेट बिल्डर खड़े रहते हैं, और प्राइवेट बिल्डर्स को आप बहुत ज़मीनें अलॉट भी करते हैं जहाँ पे आम आदमी के लिए मकान बनाने के लिए, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या बनारस साइड की बात करें, तो प्राइवेट बिल्डर्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आए थे, लेकिन अब उनकी सबकी सांसें अटक रही हैं। किसी ने 10 साल से डिलीवरी नहीं की, किसी ने 15 साल से डिलीवरी नहीं की, और लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो आपके आने के बाद में क्या वो जो आम आदमी है जिसकी मेहनत का पैसा बिल्डरों ने दबा लिया है, तो उसके लिए आपके मन में क्या विचार है ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स के जिन्होंने अथॉरिटी से ज़मीनें ली हैं या आपके सहयोग से वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन लोगों के 10-10 साल से 15-15 साल से पैसे फंस गए? एक अथॉरिटी शुरू हुई है अभी 2018-19 से, रेरा, जो रेरा के माध्यम से जो आपने जो इश्यूज़ रेस किए हैं उनको एड्रेस करने का पूरा प्रयास हुआ है। और आप यदि आंकड़े उठा के देखें
तो उत्तर प्रदेश रेरा के द्वारा जितने समस्याओं का समाधान किया गया होगा वो लगभग 60-70% है टोटल समस्याओं का। और लगभग जितने बिल्डर्स मार्जिन में थे कि जिनको कि थोड़ा बहुत सपोर्ट दे करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकते थे, वो रेरा के माध्यम से काफ़ी हद तक वो एड्रेस किया गया। हाँ, लेकिन जहाँ पर बिल्डर इटसेल्फ को लिक्विडिटी इशू हो गया और वो डिलीवर अब नहीं कर सकता है या अंडर वाटर हो गया, जितना कि उसका इकोनॉमिकल उसका जो ब्रेक इवन था उससे अब कम ही उसको पैसा यदि उससे निकल पा रहा है, तो वहाँ पर ज़रूर ये प्रॉब्लम्स है अभी भी जो आपने मेंशन किया है। लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशंस खोजे जा रहे हैं कि किसी तरीके से अन्य माध्यम से उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कैसे करें, उस पर चर्चा चल रही है अभी। योगी जी के सपनों को साकार करने में आप दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन धरातल पर कब तक पहुंचेगा जो आम आदमी को आवास की समस्या का समाधान हो जाए? मैं समझता हूँ यदि पॉलिसीज़ हमारी सही रहे, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स का नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिसीज़ का है। यदि पॉलिसीज़ हम एनेबल कर दें कि जिससे प्राधिकरण को लैंड अवेलेबिलिटी आसान हो जाए, लैंड बैंक्स और डेवलप कर सके और प्रोजेक्ट्स दे सके। कुछ प्राधिकरण है जो कर रहे हैं, जैसे बरेली है वो कर रहा है। बरेली प्राधिकरण सडनली आप देखें उसके आंकड़े 8 गुना बढ़ गया है। कानपुर है जो कर रहा है। कुछ प्राधिकरण में जहाँ लैंड बैंक है वहाँ हो रहा है, जहाँ लैंड बैंक नहीं है उनकी समस्या है। तो यदि हम पॉलिसी सही रखें कि प्राधिकरणों के पास लैंड बैंक बढ़ जाए और जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो एनेबल हो जाए कि अपना निवेश जो जहाँ जहाँ प्राधिकरण को वो सपोर्टिंग रोल में आकर के प्राधिकरण और प्राइवेट निवेशक मिल करके शहर को डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ कि शहरों का जो इधर जो विकास जिस प्रकार से अपेक्षित है आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन हमारा लगभग 22-23% आंकड़ा बताता है वो है, अब इसको लगभग 40% होना है 2050 तक, तो लगभग डबल हमारा अर्बन ग्रोथ रेट होना है। तो उसके लिए नियोजित विकास करने के लिए ये दो चीज़ें साथ साथ है। सरकार सब चीज़ पूरे अपने से नहीं कर पाएगी, प्राइवेट डेवलपर भी बिना एनेबलिंग एनवायरनमेंट के कर नहीं पाएगा, तो दोनों को साथ लेके हमें चलना होगा। आपके फोकस एरिया में एक सब्जेक्ट है लोकल ट्रांसपोर्ट। आप मेट्रो का जाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैला रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट स्मूथ रहे तो वो भी आपका एजेंडा है, तो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें। इस समय हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें लखनऊ है, कानपुर है, गाज़ियाबाद में एक हिस्से में है और आरआरटीएस अभी गाज़ियाबाद से मेरठ तक हमारा काम चल रहा है। कानपुर में एडिशनल लेंथ पे काम चल रहा है और आगरा में काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है और बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मेट्रो से है। दिल्ली छोड़ दें तो बाकी और शहरों में उतनी नहीं है जितनी कि लखनऊ में। अब इसमें हम लोगों ने एक नई पॉलिसी ले आए हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जो हमारा मेट्रो कॉरिडोर है उससे 500 मीटर अगल बगल के दोनों जगहों का उसको मिक्स्ड लैंड यूज़ करा करके हायर एफएआर दे करके वॉकेबल और लिवेबल सिटीज़ को बनाने की हमारी पॉलिसी चल रही है। अभी हमने टीओडी पॉलिसी तो हम ले आए हैं, अब उसका हम प्लान स्टेज पर जोनल प्लान तैयार करा रहे हैं, जिसके बाद से ये ओपन अप कर देंगे कि जो एडिशनल एफएआर है और मिक्स्ड लैंड यूज़ है उससे मार्केट्स अपने आप खुल जाएंगे अलॉन्ग मेट्रोस। उसमें विन विन है कि भाई प्राइवेट निवेशक भी आएगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा और कुछ हिस्सा उसमें प्राधिकरण को, कुछ वापस मेट्रो अथॉरिटी को भी मिलेगा। आपने देखा होगा कुछ शहरों में ये काफ़ी सक्सेसफुल है। अभी नए शहरों में मुंबई में और पुणे में इसका काफ़ी काम चल रहा है। परचेजेबल एफएआर का हमारी पॉलिसी आ गई, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हमने उसको करा दिया है, उसको भी हम ब्लॉकचेन के माध्यम से, अभी अगस्त में उसकी पॉलिसी आ गई है। आईआईटी कानपुर के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीडीआर विद परचेजेबल एफएआर को हम लोग अभी लागू कर रहे हैं। पायलट रूप में कानपुर लिया है, फिर हम सभी पूरे प्रदेश में उसको करेंगे, जिससे कि डेंसिफिकेशन माने अर्बन एरियाज़ में ही आदमी वर्टिकल जा सके और डेंसिफिकेशन में जहाँ पर वो नौकरी कर रहा है वहीं वो निवास भी कर सके, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन की हमारी मूलभूत समस्या है कि भाई मैं नौकरी कहीं कर रहा हूँ और रह कहीं रहा हूँ और रोज़ मुझे आना जाना है, उसी में मेरा समय जा रहा है, ये इश्यूज़ जो है उसको एड्रेस हो। मुख्यमंत्री जी के दिल को छूने वाला एक प्रोजेक्ट, आम जनता को दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट है अयोध्या। अयोध्या को विश्व स्तर का बनाने के लिए क्या विचार है आपका, क्या योजना है?
अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट तो सबके सामने है, उस पर काम कई उसमें चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में प्रोजेक्ट्स काफ़ी उसमें सैंक्शन हुए हैं। आवास विभाग के तरफ से अब वहाँ एक नए अयोध्या को बसाने के लिए 1200 एकड़ में फुल्ली प्लान्ड टाउनशिप एक बनाने का हम लोग कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ अर्बन डिज़ाइन जो अर्बन प्लानर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनको हम लोगों ने इसमें ऑन बोर्डिंग करके प्रयासरत है। हम लोग की एक कंपटीशन है भारत सरकार में, जिसमें कि 8 नए शहरों के लिए भारत सरकार 1000 करोड़ रुपया देगी। उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करने का प्लान हम लोग बनाए हुए हैं कि जिससे कि जो अयोध्या का स्वरूप है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक लोगों में एस्पिरेशनल हो कि भाई हम भी जाके अयोध्या में उस जगह में हम भी जाके रहें और उसको अनुभव करें। उस प्रकार का एक एस्पिरेशनल सिटी हम लोग डेवलप करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को के दिल को छूने वाला बनारस, उससे आपका भी बहुत अटैचमेंट है। आप डीएम भी रहे, कमिश्नर भी रहे, मुख्यमंत्री जी का भी फोकस बनारस है, प्रधानमंत्री जी का फोकस बनारस है, नितिन रमेश गोंकर्ण का फोकस बनारस है। तो बनारस के लिए क्या क्या चल रहा है? वाराणसी के लिए तो रिंग रोड्स का जो जाल है वो कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन अंदर के ट्रांसपोर्टेशन का इशू है बिकॉज़ बहुत कंजस्टेड शहर है और सड़कों पर जो थ्रूपुट है वो उतना ज़्यादा न होने के कारण जाम ज़्यादातर लगा रहता है। मुख्य जो मार्केट्स हैं वाराणसी के, चाहे वो गल्ला का हो, सब्जी का हो, दवा का हो, सब शहर के बीचों बीच हैं और लॉजिस्टिक्स और पिलग्रिम मूवमेंट्स दोनों साथ साथ उसी जो थॉरोफेयर है, रोड है, उसी में होता है। तो अभी एक प्रयास हो रहा है कि रोपवे को इंट्रोड्यूस करें वाराणसी में। तो रोपवे प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्टेजेस में NHLML के साथ MOU भी हो गया है, उसको टेंडर आउट उन्होंने किया है। हमारी मान्यता है कि कैंट रेलवे स्टेशन से लेके गोधौलिया तक का लगभग 4 किलोमीटर का जो फासला है वो एक बार खुल जाएगा रोपवे से, तो कम से कम मेन जो पिलग्रिम मूवमेंट है, जो मतलब आते हैं रेलवे से ही मैक्सिमम हमारा पिलग्रिम्स जो आते हैं सब जितने श्रद्धालु हैं वो आते रेलवे से ही है या बस अड्डे से हैं। तो दोनों को उसको जोड़ते हुए सीधे गोधौलिया तक, जहाँ पर मुख्य मंदिर और जो मंदिर प्रांगण है उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ तक उसको कनेक्ट करने की बात है। और मैं समझता हूँ कि 1 साल में ये पूरी प्रोजेक्ट जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सर, आपसे जुड़ा सीधा जनता का एक मुद्दा रहता है कि जितने प्राधिकरण हैं उसमें मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना होता है। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को जब आप कहते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में सारी व्यवस्थाएं ऑफलाइन होती हैं, यानी कि सुपरवाइज़र का शोषण, जेई का शोषण, एई का शोषण, सब जनता को झेलना पड़ता है। नक्शा पास कराने में जनता बहुत परेशान रहती है, इरिटेट हो जाती है। वो इरिटेट ना हो, परेशान ना हो प्राधिकरण के जेई, एई या उसके उच्च अधिकारी। ये माना जाता है कि अगर किसी भी प्राधिकरण का जेई है तो वो भी करोड़पति होगा, तो करोड़पति सरकार की तनख्वाह में तो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता का शोषण है उसमें। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने कुछ सोचा? ओबीपास का हमने रिव्यू किया था और हम लोग लगातार उसमें निवेश मित्र पोर्टल से सारे हमारे जितने नक्शे हैं उसको हमने टैग कर लिया है। कुछ इश्यूज़ इसमें थे कि ऑटो फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा था। जैसे आपने कहा कि जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं एक शॉट में कंसर्न जेई को, एई को उसको देना होगा 15 दिन के अंदर। नहीं देता है ऑब्जेक्शन तो ऑटो फॉरवर्ड होकर अगले स्टेज पर वो चला जाए और एक ही बार के लिए देना है। ऐसा नहीं कि आज मुझे कुछ सूझा, 10 दिन बाद कुछ और सूझा, 15 दिन बाद कुछ और सूझा, वो ना हो। तो ये सिस्टम पूरी लाई गई है और मैं समझता हूँ कि ये अगले 10-15 दिन में ये सारे जो इश्यूज़ इसमें जो आए थे ऑटो फॉरवर्डिंग के माध्यम से उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और एक उसमें ये भी हम ला रहे हैं कि हर स्टेज पर, जैसे आपका होता है कि भाई आपका अब ये स्टेज पर ये पहुँच गया है, ये जानकारी भी जो है कंसर्न जो व्यक्ति है उसको भी मिले। अभी तो हो रहा है कि आर्किटेक्ट्स जो उसमें जमा कर रहे हैं नक्शा, उनको पता रहता है कि वह किस स्टेज पे गया है, लेकिन जिसका नक्शा होता है जो मतलब एंड यूज़र है उसको कई बार पता नहीं रहता है। तो ये भी सिस्टम जनरेटेड अलर्ट्स जो कंसर्न लोगों को कि भाई अब ये स्टेज निकल के इस स्टेज पे आ गया है और अब आपका यहाँ पर इतने दिन में ये क्लियर हो जाएगा। ये जानकारी लोगों को रहेगा तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये सब
आईटी टूल्स ही है इसका सॉल्यूशन, और कोई चारा नहीं है इसमें। अंत में आपसे ये चाहूँगा कि आप जनता को, हमारे दर्शकों को ये बताएं जो चीज़ मेरे पूछने से रह गई है। आपने मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ पूछ लिया है। आवास जो है मेरे ख्याल में एक महत्वपूर्ण विभाग है, एक मूलभूत सुविधा है हर एक के लिए। सर पे छत रहना आज भी जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए एक जीवन में एक बहुत बड़ा एक पहलू है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हम लोग का जो ध्येय है वो ये है कि जो EWS और LIG के जो मकान हैं उस पर हम फोकस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे लोग जिनको कि मकानों की ज़रूरत है वो उनको सुविधा मुहैया हो, सस्ते दामों पर हो, अच्छे लोकेशन में हो। लोकेशन भी मैटर करता है, और ऐसे जगह पे हो जहाँ पर उनको आजीविका का साधन नज़दीक हो। तो ये फोकस है, और इस पर हम लोग पॉलिसीज़ के माध्यम से लगातार प्रयासरत हैं। तो प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोंकर्ण जी ने जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से रखी है और कहा है कि मुख्यमंत्री जी का विज़न खुद उनका विज़न है, इसलिए आम जनता को आवास की कोई समस्या नहीं रहेगी। मानचित्रों में जो उनके सामने भ्रष्टाचार जैसा दानव नज़र आता है, उस दानव को भी मारने की बात नितिन रमेश जी ने कही है। तो अब देखना यह है कि कितना जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार की आवास योजनाएं आम आदमी को उनका मकान मुहैया कराती हैं। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।